नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर डिनर के डाइनिंग टेबल पर डिनर करते हुए अब लतिका यहाँ पर कह देती है कि उसने अपनी रानी माँ को बात करते हुए सुना था कि वो कॉलेज जा रही हैं। तो ये सब सोचकर जहाँ एक तरफ बड़ी रानी को अब आलिशा के लिए चिंता हो रही थी, भले ही वो उनसे नाराज थी लेकिन वो भी उन्हें अपनी बेटी ही मानती थी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अब यहाँ पर राजमाता कहती हैं, हमें रानी साहिबा से ऐसी इरिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई भी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ की रानी कहाँ पर हैं, ये बात हमें एक छोटी सी बच्ची से पता चल रही है। इट्स रियली स्ट्रेंज, वेल होप सो सी इज फाइन, अदरवाइज। इतना कहते हुए ही यहाँ पर राजमाता भी चुप तो हो जाती है। इधर राजमहल में अभी राजमाता की इस बात पर अब किंग अपने दोनों ही आदमियों को देखकर अब उन्हें कुछ इशारा करते हैं, मानो वो यहाँ पर उन्हें आलिशा का पता लगाने के लिए कह रहे हो। तो उनके इस इशारे को समझकर वो दोनों अभी अपने अपने मील को सबसे पहले फिनिश करते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर अब राजमाता कहती है, क्या बात है किंग, आप इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं? अरे आप अभी तो आए थे, अभी तो हम सब ने आपस में बातें भी नहीं की हैं। तो क्या बस खाने के लिए ही यहाँ पर आए थे? क्योंकि जैसे ही राजमाता यहाँ पर उन दो लोगों को जाता हुआ देखती है जो कि यहाँ पर किंग के काफी क्लोज थे, तो अब राजमाता को लगता है कि किंग भी इनके साथ ही जा रहे हैं। तो राजमाता की इस बात पर अब किंग ने कहा, नहीं राजमाता, मैं तो अभी यहीं पर ही हूँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। इस बात पर अब राजमाता ने कहा, मुझे तो आपके साथ हर बार की तरह इस बार भी चेस खेलना है, क्योंकि मैं आपके साथ चेस खेलना चाहती हूँ। मुझे तो यही लगा था कि आप अगर अभी चले जाएंगे तो फिर मैं चेस किसके साथ खेलूंगी। और ये कहते हुए ही राजमाता अब अपने सामने खड़े एक सर्वेंट से कहती है, यहाँ हॉल में चेस बोर्ड को लगाया जाए। हमें पूरी उम्मीद है कि किंग हमें अपना प्रीशियस टाइम जरूर देंगे। मैं किंग को अच्छी तरह से जानती हूँ। इस बात पर अब किंग ने जवाब दिया, जी जरूर राजमाता, जैसे आपकी इच्छा। आपके साथ इस गेम को खेलने में तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इस बात को सुनकर अब यहाँ पर बड़ी रानी ने अपने उस सर्वेंट से कहा, गो फास्ट, हमें भी बहुत ही एक्साइटेड है इस गेम को देखने के लिए, क्योंकि मैं भी सच में जब इस गेम को देखती हूँ तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस बात पर अब सर्वेंट जल्दी से अपनी जगह से दौड़कर अब वहाँ से जाने लगते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन से एक बड़ा सा टाइप मैसेज करते हैं और इसके बाद वो इस मैसेज को टाइप करने के बाद इसे सेंड कर देते हैं। धनंजय पीरामल के दिमाग में अभी भी आलिशा को ही लेकर बातें आ रही थी कि क्या आलिशा ठीक होगी और आलिशा आखिर कॉलेज में गई क्यों है। कि तभी वहां पर बैठे हुई सभी के कानों में ही अब महेंद्र पीरामल के अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि महेंद्र तो पहले ही अपना डिनर करके अपने रूम की तरफ चले गए थे ताकि उसे किंग को फेस ही ना करना पड़े। इधर महेंद्र की ये आवाज सुनते ही अब धनंजय अब जल्दी से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं कि आखिर महेंद्र को क्या हुआ है, महेंद्र ठीक तो है ना। ये सब सोचकर धनंजय भागकर अब अपने भाई के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं मन तो यहाँ पर रोहित का भी कर रहा था कि एक बार वो भी महेंद्र को जाकर देखे, लेकिन वो भी कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकता था, क्योंकि आज वो यहाँ पर रोहित मारवा बनकर नहीं आया था, बल्कि आज वो यहाँ पर किंग बनकर आए थे। इधर राजमाता अब अपने हाथ में पानी के गिलास को लेकर अब उसकी सिप लेती है। इधर उनके इस रिएक्शन पर वो बहुत ही शांत लग रही थी। राजमाता को देखकर ऐसा लग रहा था कि महेंद्र के चिल्लाने की आवाज से जैसे राजमाता को कोई भी असर नहीं हुआ हो। ना तो उनके चेहरे ना तो उन्हें कोई टेंशन नजर आ रही थी और ना ही उन्होंने कोई जल्दबाजी दिखाई थी।
इधर बड़ी रानी अब किंग की आंखों में देखने लगती है। तो वही जब किंग ने बड़ी रानी की आंखों में देखा तो बड़ी रानी भी अब अपनी आंखों के इशारे से कहती है सब ठीक तो होगा ना। इधर बड़ी रानी को चिंता में देखकर इस बात पर अब किंग में अपनी पलकों को झपका देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर धनंजय भागते हुए अब यहाँ पर जल्दी से महेंद्र पीरामल के कमरे के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और वहां आने के बाद अब वो उनके कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगते हैं और साथ ही साथ वो अपने भाई से भी कहते हैं महेंद्र क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना महेंद्र, देखो जल्दी से दरवाजा खोलो महेंद्र, क्या हुआ है। यहाँ धनंजय ने भी ये कहा ही था कि तभी अब महेंद्र के रूम का दरवाजा अब खुला तो सामने अपने भाई महेंद्र को देखकर अब धनंजय की जान में जान आती है। तो इधर महेंद्र जब धनंजय को अपने कमरे के बाहर देखता है तो वो यहाँ पर काफी डरा हुआ नजर आ रहा था। इधर महेंद्र को ऐसे इस तरह से डरा हुआ देखकर, उसके माथे पर इतना सारा पसीना देखकर अब धनंजय यहाँ पर महेंद्र से पूछते हैं महेंद्र क्या हुआ है, बताओ तुम इस तरह से क्यों चिल्लाए। इधर ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब यहाँ पर महेंद्र के कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो उसके दरवाजे को बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था नीचे राजमाता भी है और अगर कहीं महेंद्र ने किसी सीली सी चीज के ऊपर अगर वो चिल्लाए हैं तो आज वो महेंद्र को बिल्कुल छोड़ने वाले भी नहीं थे, क्योंकि महेंद्र की हरकतों से वो भी अब बहुत ही परेशान हो चुके थे। लेकिन सबसे पहले उसके लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। तो इधर अपने भाई धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए महेंद्र पीरामल अब अपने हाथ में लिए हुए पेपर को अब धनंजय की तरफ बढ़ा देते हैं। जैसे ही महेंद्र ने धनंजय के सामने उन पेपर्स को बढ़ाया तो उन्हें देखकर अब धनंजय कहते हैं ये क्या है महेंद्र, बस इन पेपर से डर गए, आखिर क्या है इसमें। अपने भाई की इस बात को सुनकर अब यहाँ पर महेंद्र कहते हैं एक बार आप खुद पढ़कर देख लीजिए भाई, फिर आपको सब पता चल जाएगा कि मेरी चीख क्यों निकली थी। अब महेंद्र की ये बात सुनकर धनंजय पीरामल अब महेंद्र के हाथ से अब उन पेपर को लेकर जब वो उन्हें ओपन करते हैं तो अब वो उन्हें बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था महेंद्र पीरामल अपनी मौत की तैयारी शुरू कर दो, हमारी दुनिया में आकर वापिस जाना इतना भी आसान नहीं है। तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने उस दोस्त राजीव के साथ यहाँ से इतनी आसानी से निकल जाओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में इसे गद्दारी कहा जाता है कि तुम हमें धोखा देकर गए हो। जो हाल हमने तुम्हारे पिता का किया था ना, वही हाल सेम अब तुम्हारा भी होगा। बी रेडी फॉर योर टर्न, क्योंकि अब हमें धोखा देने की सजा तुम्हें मिलने वाली है। क्योंकि तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारी दुनिया में धोखे की सजा मौत ही होती है, लेकिन तुम्हारी मौत कैसे होगी वो हमारी दुनिया में काम कर रहे हर लोगों के साथ के लिए एक सबक होगी, क्योंकि उन्हें भी सबक देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर तुम्हारी मौत नहीं की गई तो उन लोगों को भी यही लगेगा कि वो इतनी आसानी से हमारी उस दुनिया को छोड़ सकते हैं। इसलिए बी रेडी। अब इतना पढ़ने के बाद अब धनंजय पीरामल कहते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला है महेंद्र? इस बात पर अब महेंद्र कहते हैं वो भैया मैं अपने बाथरूम में था, मुझे नहीं पता कि ये लेटर मेरे बेड पर कैसे आया, क्योंकि मैं जैसे ही अपने बाथरूम से बेड पर आया तो मुझे ये बेड पर रखा हुआ मिला था। मुझे लगा ये कोई जरूरी होगा, शायद कोई सर्वेंट यहाँ पर रख कर चला गया होगा जब उसे मैं यहाँ पर नहीं दिखा होगा। लेकिन मैंने जितनी ही एक्साइटमेंट के साथ इस लेटर को खोल के देखा उसे तो मैं खुद ही शौक रह गया। ये सुनते ही अब धनंजय कहते हैं देखो महेंद्र, तुम अभी रिलैक्स हो जाओ, मैं हमारे सिक्योरिटी रूम में जा रहा हूँ, मैं एक बार वहाँ पर जाकर देखता हूँ कि ये लेटर यहाँ पर आया कैसे, क्योंकि अगर ये लेटर तुम्हारे बेड तक आया है तो इसे जरूर किसी न किसी शख्स ने ही यहाँ पर भेजा होगा। वेल, तुम ठीक हो ना? देखो अभी ज़्यादा घबराओ मत, हम कुछ ना कुछ इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी यहाँ पर धनंजय ने कहा ही था कि उसकी इस बात को सुनकर अब महेंद्र कहते हैं हाँ अभी तो मैं ठीक हूँ भाई। ये सुनते ही अब धनंजय ने कहा
देखो तुम अभी आराम करो, मैं नीचे जाता हूँ, वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, तुम तो यहाँ पर हो। अगर मैं भी यहीं पर ही तुम्हारे पास रुक गया तो इट्स नॉट लुक गुड। वैसे तुम नीचे चल सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो तुम अभी मेरे साथ चलो। वो क्या है ना, अलीशा भी नहीं है तो राजमाता के लिए हमें वहाँ पर होना ही होगा। धनंजय की इस बात पर अब महेंद्र ने कहा, भाई देखो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि हर साल की तरह इस साल भी उस बुढ़िया को चस्का लगा होगा उस किंग के साथ चेस गेम खेलने का, क्योंकि वो हर बार यही तो काम करती है। अरे इतने वक्त से वो हारती ही तो आ रही है उस किंग से। आप देखना, वो इस बार भी उस किंग से जरूर हारेगी। लेकिन इसके बाद भी उस बुढ़िया की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखो खत्म ही नहीं हो रही है। अरे वो हर बार उस किंग से हारने के बाद भी देखो बिल्कुल भी अपनी हार नहीं मानती है, वो फिर से हर बार ऐसा ही करती है। अब महेंद्र की इस बात पर धनंजय कहते हैं, क्या वाकई में ये नया किंग भी उतना ही अच्छा चेस खेलता है महेंद्र, जितना कि पुराने किंग खेलते थे? क्या सच में ऐसा है? धनंजय की इस बात का जवाब देते हुए महेंद्र कहते हैं, नीचे जाकर आप खुद ही देख लीजिए भैया, आपको सब पता चल जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा। मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। महेंद्र की ये बात सुनते ही अब धनंजय ने कहा, अच्छा ऐसा है तो ये सारी बातें छोड़ो, मुझे तुमसे अभी कुछ जरूरी बात करनी है। ये कहते हुए ही अब वो महेंद्र से अब अपनी बात को बताने लगते हैं। इधर धनंजय की सारी बातों को सुनने के बाद अब महेंद्र ने कहा, वो ठीक तो है ना, क्योंकि यहाँ पर धनंजय को आलिशा को लेकर काफी चिंता हो रही थी, और वो क्योंकि वहाँ पर राजमाता बैठी हुई थी उनके सामने और किंग के सामने अभी कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन अब वो महेंद्र को आलिशा के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो कॉलेज गई है, जिसे सुनकर अब महेंद्र को भी आलिशा की चिंता होती है। तो महेंद्र की इस बात पर अब धनंजय ने कहा, इसी बात का तो पता लगाना है ना महेंद्र कि क्या वहाँ पर आलिशा ठीक है या नहीं। देखो तुम ऐसा करो, मुझे तो भी यहाँ पर राजमहल में रहकर किंग और राजमाता के साथ रहना होगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। एटलीस्ट तब तक किंग यहाँ पर है। तो तुम ऐसा करो, अभी के अभी तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों भी तुम्हें उसी लोकेशन पर ही मिलेंगे। ये सुनते ही अब महेंद्र कहते हैं, लेकिन भाई आप नहीं जा रहे हैं? इस बात पर अब धनंजय ने कहा, मैं पहले ही तुम्हें कह चुका हूँ ना महेंद्र, मैं किंग को सी ऑफ करने के बाद ही वहाँ पर जाऊँगा, तब तक तुम तीनों वहाँ पर जाओ। ये सुनते ही अब महेंद्र भी अपने रूम के सीक्रेट रास्ते को यूज करते हुए अब वो वहाँ से राजमहल के बाहर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं इधर दूसरी तरफ धनंजय अपने हाथ में लिए हुए उन पेपर को देखकर अब यही सोचते हैं, आखिर राजमहल में ऐसी हरकत कौन कर सकता है, क्योंकि राजमहल में तो यहाँ पर हमेशा ही पूरी सिक्योरिटी रहती है। इतनी सारी सिक्योरिटी को तोड़कर राजमहल के अंदर कौन आ सकता है? और राजमहल के अंदर तो आया खास महेंद्र के कमरे तक कौन जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, ऐसा कौन है जिसे महेंद्र के बारे में इतना भी पता है कि वो यहाँ पर इसी कमरे में रहता है, जो अंदर आकर महेंद्र को धमका कर गया। मुझे अब इसके बारे में पता लगाना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ महेंद्र की सिक्योरिटी की ही नहीं है, बल्कि राजमहल में रह रही सभी लोगों की सिक्योरिटी की है। क्योंकि ऐसे कोई भी राजमहल के अंदर आकर धमकी देकर चला जाएगा तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन उससे पहले तो मुझे एक बार नीचे जाना होगा, वो सब लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। यही सोचकर धनंजय उस रूम से बाहर निकलकर अब वो यहाँ पर नीचे हॉल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही समय के बाद जैसे ही महेंद्र पीरामल नीचे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ का माहौल तो काफी टेंस हो चुका था। एक तरफ यहाँ पर किंग बैठे हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राजमाता बैठी हुई थी, और इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर चेस के गेम शुरू हो चुका था। दोनों काफी सोच विचार कर रहे थे, और काफी सोच विचार के बाद वो दोनों अपनी अपनी चाल को चल रहे थे। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मानो कंपटीशन शुरू हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में किंग ने यहाँ पर एक बार रिया को
करके दिखा दिया था कि उसे गेहूं से आटा कैसे बनाना है, क्योंकि किंग आज खुद रिया को ये सब सिखा रहे थे। अब तक वहां पर आर्यन भी आ चुका था। बिना उसे देखे अब किंग ने कहा, आज खड़े मसाले क्यों नहीं पीसे हैं तुमने कहाँ पर, और तो ये बताओ सबसे पहले कि आज तुम कहाँ पर लेट हो गए, क्योंकि आज तुम अपने शेड्यूल से थोड़ा सा लेट चल रहे हो। इधर किंग की इस बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, सॉरी बड़ी, वो मुझे कुछ जरूरी काम था, मैं बस अभी कर देता हूँ। वैसे आओ हमें भी सिखाइए ना ये काम जो आप प्रिया को सिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ये काम सीखना है। आर्यन की इस बात का जवाब देते हुए किंग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम दोनों भाई भी बहुत जल्दी से सीख लोगे, लेकिन अभी पहले अपना काम पूरा करो जो तुम्हें पहले दिया गया है। अपनी बहन के काम पर ध्यान मत दो। ये सुनते ही आर्यन अब हाँ में अपने सिर को हिलाता है और वो अपने काम में लग जाता है, क्योंकि आर्यन का काम यहाँ पर मसाले पीसने का था। तो वहीं रिया को देखने में तो ये काम बहुत ही इजी लग रहा था, क्योंकि जब तक किंग रिया को ये सब कुछ करके दिखा रहे थे तब तक तो रिया यही सोच रही थी कि ये सब करना उसे बहुत ही इजी है। वो इस काम को लेकर बहुत ही डरी हुई थी, लेकिन अपने सामने देखकर तो अब इसे ये अपने मन में आता है कि वो बेफिजूल में ही इतना डर रही थी। ये तो इतना इजी काम है। अब वो ये सब सोच कर रिया काफी एक्साइटेड हो जाती है इस काम को करने के लिए, और अब वो कहती है, ये तो बहुत इजी काम है बड़ी, मैं इस काम को कर लूंगी। आप अब इस काम को छोड़ दीजिए। अब रिया की ये बात सुनते ही किंग अब उस पत्थर में लगे हुए छोटे से डंडे को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस पत्थर से ही वो यहाँ पर अभी से पत्थर को घुमा कर अब उससे आटा बना रहे थे। तो अब रिया को देखकर कहते हैं, नाउ रिया इज पीसिंग चक्की। अपने बड़ी की इस बात पर रिया कहती है, बड़ी शोले मूवी मैंने भी देखी है। और ये कहते हुए ही रिया अब चक्की को घुमाने की कोशिश करती है, और इधर जब रिया उसको अपने हाथ में लेती है तो वो अपनी पूरी ताकत इस चक्की को घुमाने के लिए लगा देती है। लेकिन क्योंकि रिया के हाथ छोटे थे, रिया के छोटे से हाथ से तो वो चक्की हिलती भी नहीं है। अब ये सब देखकर रिया अब किंग को देखकर कहती है, ये चक्की ही खराब है बड़ी, देखो ना, आप जब इसे चला रहे थे तो ये कितनी आसानी से घूम रही थी, लेकिन अब देखो मेरी टर्न आते ही ये कैसे खराब हो गई। आप खुद ही देखिए, मैं तो अपना 100% दे रही हूँ ना बड़ी, ये और ये टस से मस नहीं हो रही। ये सुनते ही अब किंग रिया से कहते हैं, ओ अच्छा छोटी अनिका, वैसे आपकी बॉडी सिर्फ इतनी बड़ी बस ये सारा का सारा जंक फूड खाने के बाद हुई है, क्योंकि जंक फूड खाने के बाद आपके अंदर कोई ताकत ही नहीं है इस चक्की को चलाने के लिए। अगर मैंने ये काम आर्यन और अलेक्जेंडर को देता ना तो वो दोनों तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे करते। इवन वो दोनों तो तुम्हारी ही सेम एज के हैं ना, लेकिन तुम ये वेरी बैड। और ये कहते हुए ही किंग अब अपनी जगह से उठकर अब वहां से जाने लगते हैं। तो वही किंग के जाने के बाद रिया कभी यहाँ पर जाते हुए किंग को ही देखती है, तो कभी उस चक्की को देखती है, और वो उसे ऐसे घूर कर देख रही थी कि मानो वो उसे अभी कह रही हो, मेरी बेइज्जती करवा कर खुश हो गई हो ना तुम। रिया इस चक्की को देखकर सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसे आज इस चक्की से ना जाने कितनी ही शिकायतें हैं। इधर रिया को ऐसे देखकर अब आर्यन कहता है, घूरने से गेहूं का आटा नहीं बनेगा रिया, क्योंकि इसके लिए तुम्हें इसे चलाना पड़ेगा। तुम शायद गलत जगह पर अपनी पावर का यूज कर रही हो। पहले क्लॉकवाइज और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब तुम इसकी डायरेक्शन पर अपना काम करोगी तो आई होप रिया ये वर्क करेगी। आर्यन की ये बात सुनते ही प्रिया ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? हाँ, मैं ये काम बड़ी ने मुझे सिखाया है ना कि तुम्हें, तो तुम ये बात कैसे कह सकते हो? इधर रिया की इस बात को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, हम डेली देखते हैं रिया, इसलिए यहाँ रिया को आर्यन की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं चुभती है, और वो एक बार फिर से कोशिश करने का सोचती है। वो उसके दिमाग में आता है कि कहीं सच में आर्यन ठीक तो नहीं कह रहा है,
और अब वो यहाँ पर थाल में रखे हुए गेहूं को अब अपनी मुट्ठी में लेकर अब वो उस चक्की के होल में एक बार फिर से डालती है और इसके बाद अब वो उसे जैसे आर्यन ने उसे कहा था वो ऐसे घुमाना शुरू कर देती है। रिया ने जैसे ही यहाँ पर अब गेहूं को डालकर इसमें से आटा बनाना शुरू किया तो इस बार ये चक्की पूरी तरह से काम कर रही थी। तभी रिया के दिमाग में यहाँ पर एक बात आती है और अब वो यहाँ पर रिया कहती है आई गोट इट। अब मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, मिरर की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, ये बात अब मुझे समझ में आ गई है। थैंक यू आर्यन मुझे ये सब बताने के लिए। इस गेहूं को मैंने इस छोटे से होल में डाला और इसके बाद इस चक्की को घुमाना शुरू कर दिया। ये इस तभी तो आटा बन रहा है। ये मुझे मेरा आइडिया मिल गया। अरे मैं तब से जिस काम में लगी हुई थी लेकिन वो मेरा काम हो ही नहीं रहा था, लेकिन आज इस चक्की और आटे की वजह से मुझे मेरा आइडिया मिल चुका है। और ये कहते हुए ही रिया अब जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वो अब कहती है मुझे रास्ता मिल गया उस सुपर विलन के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि अब तक मैं उस मिरर को जिस मिरर में मैं उसी को दिखाना चाहती थी उसे मैं गलत जगह पर लगा रही थी। यस इधर रिया को ऐसे एकदम से अपने आप से ही बातें करता हुआ देखकर अब आर्यन ने कहा रिया देखो अभी अपने काम को फिनिश करो। तुम इस तरह से अपने काम को पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। अगर बड़ी यहाँ पर दोबारा आ गए ना तो फिर से तुम्हें कोई ना कोई और पनिशमेंट मिल जाएगी। इसलिए रिया तुम्हारे जो भी आइडिया आया है तुम उसके ऊपर बाद में काम करना, लेकिन अभी तुम्हारे सामने जो तुम्हारा काम है तुम पहले वो पूरा करो। अभी तुम इस आटे को पीसो। अब आर्यन की इस बात पर रिया ने कहा अरे ऐसे कैसे पनिशमेंट मिल जाएगी मुझे, और वैसे भी आज मुझे सिखाने की वजह से ही बड़ी ने अच्छा खासा आटा निकाल दिया है और मैंने भी तो मेहनत की है ना। वो देखो मेरी मेहनत का आटा, क्योंकि कुछ तो आटा मैंने भी बनाया है। रिया की इस बात को सुनकर तो दोनों ही भाई अब अपने काम को छोड़कर जब वो उस चक्की के पास जाते हैं तो वहाँ पर बैठकर वो उस चक्की को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। उसे देखने के बाद अब यहाँ पर आर्यन ने कहा रिया ये तो बस एक ही मुट्ठी आटा है। हाँ, इतने से आटे में किसका पेट भरेगा। तुम्हें पता है यहाँ पर हम कितने लोग रह रहे हैं। इस आटे से तो यहाँ पर रह रहे एक शख्स का भी पेट नहीं भरने वाला, और तुम इसी को मेहनत बोल रही हो। इस बात का जवाब देते हुए प्रिया कहती है मुझे किसी और का नहीं पता आर्यन, लेकिन हाँ इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इस एक मुट्ठी आटे से मेरा तो पेट भर जाएगा। और ये कहते हुए ही रिया अब वहाँ से चली जाती है। तो इधर रिया को इस तरह से अपना काम को छोड़कर जाता हुआ देखकर वो दोनों भाई अभी एक दूसरे को ही देखने लगते हैं कि सच में ये रिया कभी भी नहीं सुधरने वाली है। इधर आर्यन को देखते हुए ही अब अलेक्जेंडर कहता है अगर बड़ी को पता चल गया ना कि रिया ने अपना काम पूरा नहीं किया, उसने गेहूं से पूरी तरह से आटा नहीं बनाया, तो आज इसकी तो बिल्कुल भी खैर नहीं है। बड़ी आज इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसे और भी बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। इस बात पर अब आर्यन कहता है अब तो मुझे भी पता नहीं है कि बड़ी रिया के साथ अब क्या करेंगे, क्योंकि रिया की इन हरकतों की वजह से अब मुझे भी रिया के लिए बुरा फील हो रहा है। जहां एक तरफ आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों को ही रिया की टेंशन हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर किंग के रूम में किंग अपनी बालकनी में खड़े थे और उनके पीछे खड़ी थी यहाँ पर रानी अवंतिका। अब रानी अवंतिका किंग से कहती है किंग आपकी सोच की दाद देनी होगी। आपने रिया की हेल्प भी कर दी और वो भी बिना उसे पता चले। वैसे किंग आप खुद भी तो नेत्रा को मार सकते थे, लेकिन आपने खुद ऐसा क्यों नहीं किया। अगर आप ये सब जानते ही थे तो ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे। अवंतिका की इस बात पर अब किंग जवाब देते हैं नेत्रा को मैं मार सकता था, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं है। हमें रिया को ट्रेन करना होगा उसे मारने के लिए, और साथ के साथ आर्यन और अलेक्जेंडर को भी। क्योंकि आर्यन और अलेक्जेंडर को भी इस बात का एहसास होना जरूरी है कि उन्हें भी अपनी बहन की हेल्प करनी होगी, क्योंकि रिया वो काम अकेला नहीं कर पाएगी। नेत्रा को मारने में आर्यन और अलेक्जेंडर
का एक अहम रोल होगा। इस बात पर अब अवंतिका कहती है, मैं सब समझ रही हूँ और शायद कहीं ना कहीं मैं इसके लिए आपको सपोर्ट करूँगी। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, थैंक यू रानी साहिबा। किंग की बात को सुनकर अब वो उनकी लैब में चली जाती है। तो वहीं किंग इधर अपनी ही सोच में थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब तक अपने रूम में सोने की कोशिश कर रही स्वाति के दिमाग में बस अभी भी रिया की ही बातें चल रही थी, क्योंकि यशवंत मल्होत्रा का ट्रीटमेंट करने के बाद स्वाति थक हार कर अपने कमरे में तो आ गई थी, लेकिन रिया की कही हुई बातें कि वो उसे सीक्रेट बात बताना चाहती है, वो भी उसके दिमाग में ही चल रही थी, जिसकी वजह से वो सो ही नहीं पा रही थी और यही सोच रही थी कि आखिर रिया उसे क्या बताना चाह रही थी। और हाँ, मुझे तो अब यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ पर तो मैं शायद कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यही सब सोचकर स्वाति मल्होत्रा अब अपने बेड से उठकर अब वो दरवाजे के पास जाकर अब उसे खोलते हुए ही बाहर निकल जाती है कि तभी स्वाति मल्होत्रा की नजर अब यहाँ पर रेलिंग के पास खड़ी हुई आयशा मारवा के ऊपर जाती है। आयशा मारवा को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे आयशा मारवा अपनी किसी गहरी सोच में है। आयशा को इस तरह से कुछ सोचता हुआ देखकर अब स्वाति उसके पास जाती है और अब वो यहाँ पर अब पीछे से आयशा मारवा के कंधे पर अब अपना हाथ रख देती है। इधर जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने आयशा मारवा के कंधे पर हाथ रखा तो आयशा मारवा अचानक से अपने सेंस में आती है और वो जब यहाँ पर पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने स्वाति खड़ी थी। अब स्वाति आयशा से कहती है, क्या हुआ है आयशा, तुम ठीक तो हो ना, क्या सोच रही हो? स्वाति की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, स्वाति अनिका कहाँ पर गई है? क्या तुम्हें इस बात का कोई भी आइडिया है? क्योंकि अनिका यहाँ पर नहीं है। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, सच कहूँ आयशा तो अभी मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर अभी अनिका कहाँ गई है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि रोहित राजमहल जरूर गया है और हाँ अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर क्या करूँ। ये कहते हुए स्वाति मल्होत्रा वहां से जाने लगती है कि तभी स्वाति को एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ा हुआ है। जब स्वाति पीछे मुड़कर फिर से देखती है तो स्वाति का हाथ किसी और ने नहीं बल्कि आयशा मारवा ने ही पकड़ा हुआ था। अब अपने हाथ की तरफ देखते हुए वो आयशा की तरफ देखती है और अब आयशा को अब कहती है, क्या बात है आयशा, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? क्या कुछ जरूरी बात है क्या? तुम ठीक तो हो ना आयशा, या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे बताना चाहती हो या शेयर करना चाहती हो? स्वाति की ये बात सुनते ही आयशा मारवा स्वाति को एक जोर का हक कर लेती है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी आयशा की पीठ को सहलाते हुए ही कहती है, क्या बात है आयशा, सब ठीक तो है ना? इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ स्वाति? अब आयशा के इस सवाल का जवाब देते हुए स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, मैं ऐसा क्या करूँ आयशा जिससे कि तुम सच में मेरे ऊपर भरोसा करो? क्योंकि ये बात तो मैं तुम्हें नॉर्मली भी कह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मुझे कुछ करना होगा ना। वैसे अगर मैं भी एक माँ हूँ और जितना मैंने तुम्हारे डर को समझा है आयशा, वो खुद से ज्यादा रोहित के लिए ही है। तो मैं तुमसे बस एक वादा करती हूँ आयशा, मैं रोहित को कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक भी रोहित की हिफाजत करूंगी। अब स्वाति की ये बात सुनते ही आयशा मारवा अब स्वाति से अलग होते हुए ही कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ स्वाति, कुछ ऐसा जो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में किसी को भी नहीं बताया है। सच कहूँ तो मैंने उस सच को बताने की कोशिश कई बार की थी, अपनी माँ और अपनी बहन को बताने की, लेकिन दोनों में से किसी ने भी मेरी बात को नहीं सुना। इवन ना उन्होंने समझने की कोशिश भी नहीं की, या मैं यूँ कहूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। और हाँ स्वाति, तुम सही कहती हो, मुझे सबसे ज्यादा मेरे बच्चे की ही चिंता है और ये चिंता शायद आखिरी सांस तक रहेगी। इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम सही कह रही हो आयशा, वैसे तुम्हारी ही तरह मुझे भी हमेशा ही अनिका की चिंता रहती है, क्योंकि हमारे दोनों ही बच्चे जो काम में लगे रहते हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आगे क्या होगा।
ये सुनते ही बायशा स्वाति के हाथ को पकड़कर अब वो उसे अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि जो बात आयशा मारवा अब स्वाति को बताने वाली थी वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके बीच में हो रही ये वार्तालाप किसी तीसरे को सुनाई दे।